Hello everyone. Today we will discuss about emerging trends in educational technology and problems of educational technologies in this video, and this comes under the paper 9 and unit 3 subunit 4. So let's start to discussing. First of all, we should know about the technology. What is educational technology? You know about the education. आप शिक्षा के बारे में जानते हैं कि शिक्षा क्या है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने व्यवहार को मॉडिफाइड करते हैं या ऑलराउंड डेवलपमेंट इसको हम कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी का तात्पर्य ऐसी विधि से है या ऐसे संसाधनों से है जिसका उपयोग हम शिक्षा को और भी उन्नत बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को समझें और डिफ़ाइन करें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अबाउट द इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द AECT definition. According to AECT, the full form of AECT is the Association for Educational Communication and Technology. AECT, the full form of AECT is the Association for Educational Communication and Technology. According to this, the study of the ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using and managing appropriate technological process and resource is called educational technology. साधारण अर्थों में हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी तकनीकी का प्रयोग सीखने को, अधिगम को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं तो इसे हम टेक्नोलॉजी की संज्ञा देते हैं। आइए हम इसके बारे में और विस्तृत रूप से चर्चा करें कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है क्या, शैक्षिक तकनीकी है क्या। ओके, तो शैक्षिक तकनीकी को कई विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। हम यहाँ पे लेंगे मुख्य रूप से सबसे पहले हम देखेंगे अबाउट द W. केनेथ रिचमंड। 1970 में इन्होंने परिभाषा दिया था। W. केनेथ रिचमंड, RICHMAND। शैक्षिक तकनीकी सीखने की उन परिस्थितियों की समुचित व्यवस्था के प्रस्तुत करने से संबंधित है जो शिक्षण एवं परीक्षण के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर अनुदेशन को सीखने का उत्तम साधन बनाती है। इंग्लिश में इसकी परिभाषा इस प्रकार से है: एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड विथ प्रोवाइडिंग appropriately designed learning situation which, holding in view the objectives of the teaching or training, bring to bear the best means of instruction. इन्होंने अपनी परिभाषा 1970 में दी है। ओके, एक और परिभाषा के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये है SS कुलकर्णी। अकॉर्डिंग टू SS कुलकर्णी, educational technology may be defined as the application of the laws as well as recent discoveries of science and technology to the process of education. SS कुलकर्णी कहते हैं, इन्होंने अपनी परिभाषा अबाउट 1969 में दी थी। इन्होंने कहा है, तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। इन्होंने बहुत व्यवहारिक परिभाषा दी है SS कुलकर्णी ने। एक बार फिर से सुनिए: तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। जिस प्रकार हम कंप्यूटर, जो कि विज्ञान का ही एक आविष्कार है, तकनीक है, जिसका प्रयोग हम शिक्षा की प्रक्रिया में, शिक्षण प्रक्रिया में करते हैं या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करते हैं, तो दिस इज़
व्हाट एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ओनली। ओके, तो फिर हम चर्चा करेंगे अबाउट टू GOM लीथ, GOM.O.M.LEITH GM लीथ के अनुसार, according to GOM लीथ, educational technology is the systematic application of scientific knowledge about teaching, learning and condition of learning to improve the efficiency of teaching and training। JOM लीथ कहते हैं शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया की प्रभावपूर्ण एवं दक्षता का विकास कर उसमें सुधार लाया जाता है। एक और परिभाषा हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू शिव के मित्र, शिव के मित्रा के according to Shiv के मित्रा, educational technology can be conceived as a science of techniques and methods by which educational goals could be realized। इन्होंने अपनी परिभाषा दी हुई है अबाउट 1968 में। ओके, इन्होंने कहा है शिव के मित्रा के अनुसार शैक्षिक तकनीकी को उन प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। शैक्षिक तकनीकी को उन प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। देखिए, इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम उनका फंक्शनल डेफिनेशन इस प्रकार पॉइंट आउट कर सकते हैं, कार्यात्मक परिभाषा इस प्रकार से पॉइंट आउट कर सकते हैं। पहला, विज्ञान शैक्षिक तकनीकी का आधारभूत विषय है। वी कैन से साइंस इज अ बेसिक सब्जेक्ट फॉर एनी टेक्नोलॉजी। ओके, देन शैक्षिक तकनीकी शिक्षा पर विज्ञान तथा तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन करती है। तो द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ व्हाट? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स in the field of education। ओके, शैक्षिक तकनीकी में व्यवहारिक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि दिस इज़ व्हाट, ये क्या है, एक ऐसी प्रविधि है, टेक्नोलॉजी एक ऐसा संसाधन है जिसके द्वारा हम शिक्षा और अधिगम और शिक्षण और अधिगम दोनों को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल और अफेक्टिव बनाने का कार्य करते हैं। तो यह एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को उसमें ज़्यादा सिग्निफाइड किया जाता है। देन शैक्षिक तकनीकी निरंतर विकासशील प्रक्रिया है। वी कैन से दिस इज़ बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। ओके, देन इसका उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में विकास करना है। जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या करना है, उसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना है या डेवलप करना है, इसका एक एम है। यह मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग आदि विज्ञानों से सहायता लेती है। जैसा पहले ही हमने डिस्कस किया है कि इसमें शिक्षा और तकनीकी दोनों विषयों को आधार माना जाता है शिक्षा तकनीकी का। तो तो इसमें साइकोलॉजी के भी कुछ टर्म्स लिए जाते हैं, थ्योरीज लिए जाते हैं, और मशीनरी जो कि इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से जुड़ा हुआ है इंजीनियरिंग का फील्ड, उससे भी हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। इसमें क्रमबद्ध उपागम को प्रधानता दी जाती है। मीन्स क्रमबद्ध उपागम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, ऐसे अप्रोचेस जो स्टेप बाय स्टेप किए जाते हैं। तो इसमें मेनली सिस्टमैटिक अप्रोच को बढ़ावा दिया जाता है।
देन इसमें शिक्षक, छात्र तथा तकनीकी प्रक्रियाएं एक साथ समावेशित रहती हैं। इसमें जब टीचिंग और लर्निंग हो रही होती है तो टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में ही जो भी टेक्निकल प्रोसेस होते हैं वो भी जुड़े हुए होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अगर पढ़ा रही हूँ तो आप जो लर्न करेंगे और मैं जो बता रही हूँ उसके बीच में जो चैनल काम कर रहा है, दैट इज़ इन कंप्यूटर और वी कैन से मोबाइल एंड नेटवर्क। तो ये सारी चीज़ें एक साथ कार्य कर रही हैं जो कि लर्निंग को अफेक्टिव बनाती हैं। ओके, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है शिक्षा तकनीकी का? शिक्षा तकनीकी का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में अधिकतम इफ़ेक्टिवनेस को लाना, अधिकतम प्रभाव को लाना, मतलब लर्निंग आउटकम को सबसे अग्रसरित रूप में रखना, सबसे पहले रखना। तो शिक्षा तकनीकी से हम साधारण अर्थों में समझते हैं, हमने तो इसकी व्यवहारात्मक परिभाषा को पॉइंट आउट्स कर दिया है, लेकिन हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी ऐसी तकनीकी है जिसमें उसके सिद्धांतों, आविष्कारों, विज्ञान का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के अधिकतम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। ओके, तो ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के उभरते हुए प्रवृत्तियाँ क्या हैं, एमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं, इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या नवीन प्रवृत्तियाँ हैं आज के समय में, क्या क्या उभरती प्रवृत्तियाँ हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो मुख्यतः यहाँ मैंने 6 एमर्जिंग ट्रेंड्स को लिया है इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत कई आप सब टॉपिक्स रख सकते हैं, सब पॉइंट्स आ सकते हैं, लेकिन मेनली मैंने सहूलियत के लिए इसे 6 पॉइंट्स में कंक्लूड किया है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ emerging trend of educational technology, शिक्षा तकनीकी की उभरती प्रवृत्तियाँ। फर्स्ट इज़ द यूज़ ऑफ गेमिंग टेक्नोलॉजी फॉर डीप लर्निंग। शिक्षा अधिकतम अधिगम के लिए गेमिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, यह एक एमर्जिंग ट्रेंड है। हम प्लेवे मेथड के बारे में जानते हैं ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग। ओके, प्लेवे मेथड क्या होता है? छात्रों का अधिक से अधिक अवधान अपनी ओर केंद्रित करता है, छात्र उससे मोटिवेट होते हैं क्योंकि वह इंटरेस्ट लेते हैं। लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग का एक खास मनोविज्ञान है कि अगर छात्र मोटिवेट रहेंगे और इंटरेस्ट लेंगे तो उनकी लर्निंग जो होगी वो अधिकतम होगी। तो जब हम गेमिंग करते हैं इन टेक्नोलॉजी फॉर डीप लर्निंग, दिस इज़ अ एमर्जिंग ट्रेंड, तो क्या होता है कि हम इसमें प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट भी करते हैं, और जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो वी यूज़ टू लर्न बाय डूइंग। तो जब हम करके सीखते हैं तो वह हमारे लिए ज़्यादा प्रभावी होता है। तो यह एक इसका एमर्जिंग ट्रेंड है। सेकेंड इज़ डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज एंड असेसमेंट्स। अब डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज क्या क्या हैं, इस पर हमने पहले भी चर्चा कर ली है जब हमने चर्चा की है कि आईसीटी के क्या क्या तकनीक हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये सब जब हमने डिस्कस किया तो हमने डिस्कस कर लिया है अबाउट द डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज एंड असेसमेंट। तो आज क्या हो रहा है कि हम आज पहले हम क्या करते थे कि जो सीखते थे, पढ़ते थे थ्रू द पेन पेपर एंड थ्रू द पेन पेपर एंड थ्रू द असेसमेंट बाय पेन पेपर। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आप डिजिटली हमें चीज़ों को भेजते हैं फॉर करेक्शन और हम डिजिटली उसे करेक्ट करके आपको वापस भेजते हैं। तो यह क्या कर रहा है, डिजिटल लर्निंग के साथ साथ ही असेसमेंट के कार्य को भी प्रोत्साहित कर रहा है। ओके, देन द थर्ड एमर्जिंग ट्रेंड इज़ द यूज़ ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। हम मोबाइल तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल का अर्थ ऐसा होता है वो होता है जिसको हम मूव कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ वायरलेस सिस्टम होता है ये, जिसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा फ़ोन हो गया, हमारे टैब हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, मोबाइल टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे हम
मोबाइल टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं कि हम मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू क्लासरूम के अंदर भी सीख सकते हैं और क्लासरूम के बाहर भी सीख सकते हैं। डैट मीन्स यह आवश्यक नहीं है कि यह किसी स्थान विशेष में ही प्रयोग में लाई जा सके। ओके, तो ये भी एक आधुनिक प्रवृत्ति है। जैसे इस आधुनिक प्रवृत्ति या इमर्जिंग ट्रेंड से हमें आज क्या फ़ायदा हुआ है कि हम घर में बैठ के टीचर के थ्रू ऑनलाइन क्लास के थ्रू टीचर्स के साथ प्रत्यक्ष रूप से लर्निंग कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे आप गूगल वगैरह आप जानते हैं, जो ऐसे सर्वर जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो ये सभी जानकारियाँ जो होती हैं आप इसके थ्रू कहीं पे भी ले सकते हैं। यह एक इसका इमर्जिंग ट्रेंड है। देन फोर्थ वन इज़ डेवलपिंग हाई टेक लर्निंग स्पेस। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको यह हाईटेक लर्निंग स्पेस दे रहा है। आज 21वीं सेंचुरी में हम कहेंगे कि आप सिर्फ किताब के सहारे नहीं पढ़ रहे हैं। आज आपके पास नॉलेज को या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के विभिन्न आयाम हैं, या फिर कई सारे ई बुक्स हैं जिसके द्वारा आप ई लर्न कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, पोर्टेबल फर्नीचर्स हैं, और विभिन्न तरह की चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अधिकतम रूप से डिजिटली क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि आपके पास जो डिजिटल कंटेंट है वो अधिक से अधिक अवेलेबल हैं। ओके, तो इसमें 5वां नंबर आता है इमर्जिंग ट्रेंड में, ऑटोमेटेड अटेंडेंस मॉनिटरिंग। ओके, ये एक स्मार्ट क्लास से जुड़ी हुई चीज़ है और इंस्टीट्यूशन ऐसे ऐप डेवलप करते हैं जिसमें कि अटेंडेंस जो आपका होता है वो आप कब उपस्थित रह रहे हैं, कब अनुपस्थित रह रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मॉनिटर हो जाता है। तो यह भी एक आज का ट्रेंड है कि कैसे, जैसे आप अभी क्या करते हैं, आप बायोमेट्रिक्स करते हैं इन योर कॉलेज। यहाँ पे आपके उपस्थित रहने और नहीं रहने के लिए हम कोई मैनुअल वर्क नहीं करते हैं। बिफोर दिस वी यूज़ टू डू टेक अटेंडेंस इन रजिस्टर, और मैनुअली हम निकालते थे कि आपकी परसेंटाइल क्या है और आपके उपस्थिति क्या है। लेकिन आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, इसे मॉनिटर कर पा रहे हैं, जो कि ऑटोमेटिक खुद ब खुद रूप से हो रही है। Then artificial intelligence. This is very important. Artificial intelligence is said to have an enormous impact on education. It has the potential to replace teacher for the delivery of some lessons, and if used to automate the marking of work, could dramatically cut down on workload. Unlike teachers, and an AI system can also give ultimate student stimulation, one-to-one attention. ओके, तो ये क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आपको कई सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं थ्रू वीडियो, थ्रू ऑडियो, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कंप्यूटर में आप कोई न्यूमेरिकल बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली, जैसे कैलकुलेटर को आप ले लीजिए, जैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप प्लस माइनस नहीं करते हैं, आप उसे बस डायरेक्ट करते हैं कि क्या करना है, और वो मशीन जो होती है आपको परफेक्ट आंसर देती है। ओके, तो ये टीचर को रिप्लेस भी कर सकता है। तो ये कुछ एमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, इसके कई भी सारे एमर्जिंग ट्रेंड्स आपको मिल सकते हैं इन गूगल और नेट। आप उसे ऐड कर सकते हैं इसमें, नो प्रॉब्लम। नाउ वी कैन से द पेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन एजुकेशन इज़ एक्सीलरेटिंग रैपिडली। बहुत जल्दी बढ़ रहा है। दिस इज चेंजिंग द वे स्टूडेंट्स लर्न, रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स एंड रिसोर्सेज विद डिजिटल कोर्स मटेरियल एंड वर्चुअल गेमिंग, एंड गिविंग एक्सेस टू दीज वाया मोबाइल डिवाइस। तो सिर्फ एक मोबाइल डिवाइसेस की वजह से, जो मैंने बताया, जो आपका स्मार्टफोन हो सकता है, जो लैपटॉप हो सकता है,
एंड टैबलेट हो सकता है। ये सारी चीज़ों से जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है उसमें काफ़ी सारे अंतर आए हैं। सीखने सिखाने के ट्रेडिशनल तरीके जो थोड़े धीमे हो सकते थे, आज उसमें रफ्तार आई है और इफ़ेक्टिव लर्निंग भी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ही कई सारी समस्याएं भी हैं जो कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से जुड़ी हुई हैं। आइए हम इस पर चर्चा करें कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं टेक्नोलॉजी में जो कि लर्निंग में या एजुकेशन के फील्ड में प्रॉब्लम्स को शो करती है। आइए हम चर्चा करें। फर्स्ट इज़ विथ यूज़ ऑफ technologies in a classroom. First problem is immense expenditure. क्या होता है कि यह जो टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है और जो प्रक्रिया है यह काफ़ी महंगी होती है, ओके। और इसे संभालना और इसको यूज़ करना और हैंडल करना भी कठिन होता है, बहुत आसान नहीं होता है। तो सबसे बड़ी इसकी समस्या है कि प्रत्येक विद्यालय या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय इसे अफोर्ड नहीं करता है। हम कई बार देखते हैं कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स में तो सभी क्लासों में स्मार्ट बोर्ड रहते हैं या प्रोजेक्टर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यालय होते हैं जहाँ सिर्फ एक कक्षा में स्मार्ट बोर्ड होता है या फिर होता ही नहीं है ड्यू टू इट्स एक्सपेंडिचर, ओके। देन सेकेंड प्रॉब्लम इज़ इनसफिशिएंट मेथड ऑफ टीचिंग। देखिए, हम लोग कहते हैं कि जब हम प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक और छात्रों के बीच इंटरेक्शन करते हैं तो हम कई तरह के मेथड्स अपनाते हैं ऑफ टीचिंग, जो कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने लर्न किया है इन योर वोकेशनल ट्रेनिंग वही सारी चीज़ें हों। प्रत्यक्ष रूप से जो भी आपको उचित लगता है वो सारे तरीके आप एज अ शिक्षक अपनाते हैं, क्योंकि आप इसको साइकोलॉजिकली भी समझते होते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि छात्र और शिक्षक के रूप में एक स्वस्थ मानसिक संबंध होना बहुत आवश्यक है फॉर द लर्निंग, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि मेथड्स जो है टीचिंग का, शिक्षण का, वो सफिशिएंट नहीं है, बहुत कम है। हम प्रोजेक्टर के थ्रू आपको पढ़ा सकते हैं, ऑडियो के थ्रू आपको पढ़ा सकते हैं, चीज़ों को दिखा के पढ़ा सकते हैं, तो ये सफिशिएंट मेथड नहीं है। मीन्स इट नेवर रिप्लेस द टीचर, ये कभी नहीं रिप्लेस करता है टीचर को, क्योंकि शिक्षक क्या करता है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है फॉर एज टीचिंग एड्स, ओके। आगे देखते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग लर्नर्स इनटू इनएफिशिएंट लर्नर। इसमें जो लर्नर्स हैं उनको वो इनएफिशिएंट बनाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द वर्ड डेलीगेंट, सो the most lesson can be easily accessible them online through different website in their computers which are making them inattentive in the classroom. हम कई बार खुद ही महसूस करते हैं कि छात्र क्या करते हैं, वह क्लास में अटेंटिव नहीं रहते हैं, क्योंकि दे नो कि ये सारी चीज़ें जो शिक्षक बता रहे हैं वो हमें गूगल में कहीं ना कहीं पर मिल जाएगा, तो वो उनको और भी ज़्यादा इनएफिशिएंट बनाते हैं। जब उन्हें लर्न करना चाहिए तब वो लर्न नहीं करते हैं। और कभी कभी ये क्या करते हैं, वो अपने स्कूल को भी फ्रिक्वेंटली स्किप करते हैं या अपने क्लास को भी फ्रिक्वेंटली स्किप करते हैं। मेरा यह कहने का तात्पर्य है उनके प्रेजेंट रहने से, उनकी उपस्थिति से, वे कभी अनुपस्थित भी रहते हैं, ओके। देन वेस्ट ऑफ वैल्यूबल टाइम, इट इज़ द ह्यूमन बीइंग हु बिल्ड टेक्नोलॉजी, नॉट द टेक्नोलॉजी दैट क्रिएटेड द ह्यूमन। ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है कि ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी को बनाया है, टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन को नहीं बनाया है। बट as human are not error free, similarly technology too does not come error free. There are lots of problems like server error and connectivity problems and hindering the learning process,
तो ये सारी चीज़ें हैं जो हैं, जैसे सर्वर का एरर है, लिंक का प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें कभी कभी हमारा समय भी बर्बाद करती हैं। और अगर यह अवेलेबल हैं तो हम लर्निंग को बिल्कुल भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। देन फिफ्थ वन इज़ मिसगाइडेड बाय द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आज के समय में टेक्नोलॉजी जो है बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, स्पीडिंग विद द स्पीडिंग डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, द वेबसाइट ओनर asks to rank their website higher in search engines, so they only concentrate on ranking instead of the content that they are posting. Many websites come with wrong information that has been copied and pasted from other source without checking its authenticity. और क्योंकि यह कॉपिंग होता है और पेस्ट होता है, और तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद भी नहीं होता है। जैसे कि अगर अभी आप रिसर्च वर्क करेंगे, आप अपने रिलेटेड रिसर्च से क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को कॉपी और पेस्ट कर देंगे, तो वो रियलेबल नहीं होगा, वो खुद आपका या हमारा खुद का रिसर्च नहीं होगा, तो ये ऑथेंटिक भी नहीं होगा। तो समटाइम्स इसका एक प्रॉब्लम क्या है कि ये गलत इन्फॉर्मेशंस को भी देते हैं। देन मेजर सोर्सेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यह डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत मुख्य कारक है। One of the statistics that revealed almost 60% of school in the world issues laptop and tablets. अभी क्या होता है कि in present generation social networking sites are literally ruling the world with the attractive innovation. Therefore, students and learners are busy in checking their posts and updates, counting the numbers of likes, checking the status, and they themselves or any their near and dear one update, engage in commenting on social sites. यह जो है डिस्ट्रैक्शन का भी एक बहुत बड़ा साधन है टेक्नोलॉजी। जैसे कि आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, तो हम में से कितने लोग मोबाइल फ़ोन का प्रयोग अपनी स्टडी के लिए करते हैं, या तो हम इसे चिट चैट के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम सोशल नेटवर्क में इसका अधिकतम उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्ट्रैक्शन को बढ़ावा देती हैं। कई बार हम देखते हैं कि फ़ोन हमारे हाथ में है तो हम या तो उससे गेम खेलना पसंद करते हैं या फिर सोशल नेटवर्किंग पे अपना समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम लर्निंग एस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं, यह 100% हमें हेल्पफुल है, लेकिन इसके प्रयोग पर आधारित है। तो डिस्ट्रैक्शन इज़ अ बिग प्रॉब्लम। देन क्रिएटिंग एनफ रूम फॉर चीटिंग, यह चीटिंग के लिए बहुत बड़ा स्पेस तैयार करता है। कई बार हम मैसेज जो है वो झूठ बोलते हैं, बाहर अगर हम लोग कहीं हैं तो जगह कोई और बताते हैं। तो इसी तरह की और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो क्योंकि मशीन्स जो है हमें और आलसी बना दे रही है, ठीक है, तो ये चीटिंग को भी ज़्यादा ये करती है। इट डजंट मीन द पेन पेपर चीटिंग, द चीटिंग विथ आवरसेल्व्स। देन इंक्रीज रेट ऑफ साइबर बुलिंग, साइबर बुलिंग को यह बढ़ाती है या इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा देती है। स्पेशली यंगस्टर्स फॉल अंडर द ट्रैप ऑफ इलीगल क्राइम्स विदाउट देयर नॉलेज। जैसे अभी ब्लू वेल जो गेम आया था, बच्चे उसमें क्या कर रहे थे, बिना उसमें रुचि लेते हुए बिना जानकारी के फंसते हुए जा रहे थे। इस तरह कई सारी चीज़ें हैं, जैसे गलत सूचनाओं का आदान प्रदान या फिर गलत इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान, ये सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज मेक्स लर्नर्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। आज आप देखते ही होंगे कि अगर घर में 5 लोगों के पास स्मार्टफोन है तो 5 लोग अलग अलग कॉर्नर में अपने अपने फ़ोन के साथ कुछ एक्टिविटी करते हुए नज़र आएंगे। तो ये जो बच्चे हैं या जो लर्नर्स हैं, खासकर यंगस्टर्स, वो क्या कर रहे हैं कि जो रियल वर्ल्ड है उससे वो कटते जा रहे हैं। उनका ज़्यादातर समय फ़ोन में विथ सोशल नेटवर्क
सोशल साइड पे बीतता है। तो जो प्रत्यक्ष है, लोगों में आपस में बातचीत करने का जो प्रवृत्ति है, मिल बांट कर रहने की जो प्रवृत्ति है, या फिर समय बिताने की प्रवृत्ति है, इसमें कमी आई है। तो ये रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर रहा है। दिस इज़ अ मेजर चैलेंजेस फॉर टीचर्स। हम इसे कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ी समस्या है कि टीचर्स के लिए में बहुत बड़ा चैलेंज है। दो तरीके से ये चैलेंज है। क्यों? फर्स्ट इज़ कि आपको, शिक्षक को क्या करना होगा, गूगल ऐप से ज़्यादा इंटेलिजेंट होना पड़ेगा या इंफॉर्मेशंस ज़्यादा रखने होंगे। दिस इज़ वन चैलेंज। एंड सेकंड चैलेंज इज़ कि बहुत सारे शिक्षक जो हैं टेक्नो फ्रेंडली नहीं हैं, वो फैमिलियर नहीं है टेक्नोलॉजी से। तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने में, टेक्निकली बच्चों को लर्न कराने में समस्याएं आ सकती हैं। अगर हमें सही तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना नहीं आता होगा तो हम छात्रों को भी मिसगाइड कर सकते हैं। इसलिए यह एक समस्या है शिक्षकों की। ये नेक्स्ट है प्रॉब्लम, डिफ़िकल्ट टू डील विथ ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज के साथ डील करना छात्रों के लिए और शिक्षकों के लिए, दोनों के लिए एक मुश्किल है। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि वी शुड बी टेक्नो फ्रेंडली, मतलब हमें टेक्निकली भी एक सामर्थ्यता बनानी पड़ेगी, सक्षमता बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, टेक्नो फ्रेंडली हो पाएंगे। देन इसके अलावा और भी कई सारे प्रॉब्लम हैं, जैसे क्योंकि पेन पेपर की जगह कंप्यूटर के मॉनिटर ने, फ़ोन के स्क्रीन ने ले ली है, तो जो गुड हैंड राइटिंग और लिखने की जो क्षमता थी उसमें कमी आई है बच्चों में। यह एक समस्या है। बुक्स जो होते हैं, एक और एक समस्या है, बुक्स जो होते हैं वो सबसे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। तो जब हम ई बुक्स पढ़ रहे हैं तो ये एक समस्या है कि जो हमारे पुराने बुक्स हैं, प्रिंटेड बुक्स हैं, उनको ये रिप्लेस करने का काम कर रही है। तो ये सारी कुछ समस्याएं हैं जो टेक्नोलॉजी के द्वारा आ रही हैं, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं फॉर टीचिंग इन एंड लर्निंग। तो इनके कई सारे समाधान भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम टेक्नो फ्रेंडली हो जाए तो हम जो ये टेक्नोलॉजीज़ है उनका सही प्रयोग कर पाएंगे। अगर हम बच्चों में ये प्रवृत्ति डाल सकें कि हम टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग करें तो छात्र डिस्कनेक्ट भी नहीं होंगे रियल वर्ल्ड से, और उनमें जो चीटिंग एंड बुलिंग और अन्य चीज़ें जो हैं, जो मिसगाइडेंस है या डिस्ट्रैक्शन है, इन सभी में भी कमी आएगी। तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसका डेफिनेशन क्या है एंड व्हाट इज़ द फंक्शनल और कार्यात्मक डेफिनेशंस को मैंने पॉइंट्स में बताया। फिर हमने डिस्कस किया अबाउट द emerging trends of educational technology in educational field and what are the main problems of educational technology. So next day we will discuss about the, in our next video, future priorities in educational technology. Thank you.